लोग एक बार फिर क्लास को शुरू करते हैं। उजाला सही आ रहा है? बोर्ड इधर देखो, अब देखो थोड़ा ऐसा, ऐसे ठीक है। ये थोड़ा ढीला भी है ना, दिखाई दे रहा है ना? जैसा कि ज्ञात है आपको कि कल की क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे अमेरिकी क्रांति के बारे में। तो आ रहा है, देखो अमेरिकी क्रांति के बारे में कल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रुक गया? अच्छा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक है ना? ओके, कल हम लोग अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और कल के क्लास में हमने बताया था आपको कि अमेरिका एक भूगोल से एक राष्ट्र कैसे बनता है, कैसे बनता है। कल के क्लास में हमने बताया था। इसके बाद हम लोगों ने एक भी चर्चा किया था कि जब अमेरिका एक राष्ट्र बन जाता है, अमेरिका जब एक राष्ट्र बन जाता है तो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच संघर्ष की शुरुआत होने लगती है। अमेरिका जब राष्ट्र बनता है तो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में संघर्ष की शुरुआत होती है। क्यों भाई? क्योंकि इंग्लैंड जो है वह वाणिज्यवादी है और अमेरिका जो है वह पूंजीवादी है। इंग्लैंड जो है वह औपनिवेशिक है, औपनिवेशिक है। अमेरिका क्या है? राष्ट्रवादी है। अमेरिका राष्ट्रवादी, तो निसंदेह दोनों में संघर्ष होगा ही होगा, क्योंकि जो अमेरिका है वह पूंजीवाद का समर्थक बन गया, जबकि इंग्लैंड जो है वह अपने विचारों में क्या है? वाणिज्यवादी। यानी इंग्लैंड अमेरिका के संसाधनों का दोहन करना चाहता है। इसके बाद कल की क्लास में हमने भी बताया था कि इंग्लैंड जो है क्या है? औपनिवेशिक है। यानी उसका उद्देश्य है, इंग्लैंड का उद्देश्य है कि अमेरिका को अपना हम उपनिवेश बनाकर रखें, जबकि अमेरिका एक राष्ट्र बन चुका था। अमेरिका में राष्ट्रवादी चेतना का लगातार विकास हो रहा था। आप ही बताइए, जो समाज राष्ट्रवादी हो जाएगा वह कभी भी उपनिवेशवाद को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। हमने किया? हमने नहीं किया। तो इसका परिणाम हुआ कि कल आपने देखा कि बोस्टन टी पार्टी की घटना घटती है। बोस्टन टी पार्टी, अब उसके बाद क्या होता है आज हम चर्चा करेंगे उस पर।
अब देखिए, आज हमारा चर्चा का सबसे पहला विषय होगा कि अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी के बाद राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन इस पॉइंट पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करें। देखिए, बोस्टन टी पार्टी के घटना को इंग्लैंड ने काफी गंभीरता से लिया। इंग्लैंड ने काफी गंभीरता से लिया और इंग्लैंड ने अमेरिका को एक विद्रोही देश घोषित कर दिया। बोस्टन टी पार्टी के बाद इंग्लैंड ने अमेरिका को एक विद्रोही देश घोषित कर दिया कि अमेरिका जो है एक विद्रोही देश है। अब देखिए और क्या होता है, ये तो इंग्लैंड में हो रहा था। अमेरिका में क्या हुआ? बोस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिका में क्या हुआ? बोस्टन टी पार्टी के बाद अमेरिका में सितंबर 1774 को एक जगह है फिलाडेल्फिया, अमेरिका में एक जगह है फिलाडेल्फिया में जो अमेरिकी राष्ट्रवादी नेता थे, फिलाडेल्फिया में जो अमेरिकी राष्ट्रवादी नेता थे, उनका एक सभा का आयोजन किया। जिसका नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑफ अमेरिका। इस सभा का नाम था, जो फिलाडेल्फिया में हुआ, उस सभा का नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑफ अमेरिका। इस सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें कहा गया कि इंग्लैंड को अपनी अमेरिकी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। इंग्लैंड को अपनी अमेरिकी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। इंग्लैंड को अपनी अमेरिकी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। ये बात कहा गया फिलाडेल्फिया कांग्रेस में। पहली बात, इस सभा में यह भी कहा गया
कि इंग्लैंड अमेरिका को प्रदान करते ऑटोनॉमी, इंग्लैंड अमेरिका को दे दे ऑटोनॉमी दे दे। इस सभा में यह भी कहा गया कि इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका को देना चाहिए क्या, ऑटोनॉमी देना चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्तता देना चाहिए, स्वायत्तता देना चाहिए। इंग्लैंड को, अमेरिकी वासियों को स्वायत्तता देना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड का जो राजा था जॉर्ज तृतीय, इंग्लैंड का जो राजा था जॉर्ज तृतीय, वह अमेरिकी वासियों की भाषा को सुनने के लिए तैयार नहीं, वह अमेरिकी वासियों की भाषा को सुनने के लिए तैयार नहीं। किसी भी कीमत पर वह अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहता था, किसी भी कीमत पर वह अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहता था। कौन? जॉर्ज तृतीय, जो इंग्लैंड का राजा था, जो इंग्लैंड का राजा था। इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई समाधान नहीं हुआ। एक साल के बाद मई 1775 को, मई 1775 को दूसरी बार फिलाडेल्फिया में, दूसरी बार फिलाडेल्फिया में इंटर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया गया। दूसरी बार इंटर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया, दूसरी बार। किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा। ठीक। इस सभा में यह कहा गया कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि अमेरिकी लोगों को अपने अधिकारों का मांग करना चाहिए, अपने अधिकारों का मांग करना चाहिए। इस सभा में यह कहा गया कि अब समय आ गया है कि जब अमेरिकी लोगों को अपने अधिकारों का मांग करना चाहिए और नहीं मिलने पर उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए। अपने अधिकारों का मांग करना चाहिए, नहीं मिलने पर उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि उसी समय लगभग 1776 में एक कॉमन सेंस नामक पैम्फलेट है ना,
कॉमन सेंस नामक पैम्फलेट का प्रकाशन होता है। उसी समय कॉमन सेंस नामक एक पैम्फलेट का प्रकाशन होता है और इसको प्रकाशित करता है इंग्लैंड का एक मानवतावादी लेखक थॉमस पेन ने किया। इस पैम्फलेट का प्रकाशन इंग्लैंड का एक मानवतावादी लेखक थॉमस पेन ने किया। इस पंपलेट में वो क्या लिखता है? ये आर्टिकल है या क्या है? आर्टिकल है, निबंध है या क्या है? एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल निबंध है, निबंध। इसमें पेन ने अमेरिकी लोगों से आह्वान किया, अमेरिकी लोगों से पेन के द्वारा आह्वान किया गया कि अब प्रतीक्षा मत करो, प्रतीक्षा न करो। अमेरिकी वासियों से कहा गया कि अब प्रतीक्षा न करो, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। अब प्रतीक्षा न करो, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। यह कहा गया थॉमस पेन के द्वारा अपने निबंध में, जिसका नाम था कॉमन सेंस। अब देखिए क्या होता है। इसके बाद इसके बाद 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी लोगों ने एक सर्वसम्मति से एक घोषणा पत्र जारी किया। सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी किया, जिसको हम कहते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। The declaration of the American War of American War of लोग कब बज रहा है? इंडिपेंडेंस, जिसको कहते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें क्या कहा गया, जरा सुनिए उसको ध्यान से। कितना बढ़िया कहा गया। लिखना भी चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसमें कहा गया कि ईश्वर के द्वारा, इसमें कहा गया कि ईश्वर के द्वारा सभी मानव को
के द्वारा सभी मानव को एक जैसा बनाया गया, एक जैसा बनाया गया, एक जैसा बनाया गया। सभी को कुछ अधिकार भी दिए गए, सभी को कुछ अधिकार भी दिए गए, जिन्हें कोई ले नहीं सकता, जिन्हें कोई ले नहीं सकता, जिन्हें कोई ले नहीं सकता। आगे कहा गया कि इन अधिकारों को, इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जरूरी है कि सरकार का गठन, सरकार का गठन जनता के बीच से हो, जनता के बीच से हो, जनता के बीच से हो, जनता के बीच से। आगे कहा गया इसलिए यह जरूरी है कि वर्तमान शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था को विस्थापित किया जाए, विस्थापित किया जाए। अतः जरूरी है कि विद्यमान या वर्तमान शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था को विस्थापित किया जाए। ठीक। और ऐसी सरकार का गठन किया जाए, और ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो लोगों की प्रकृति प्रदत्त, जो लोगों की प्रकृति प्रदत्त अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता और खुशियों के संसार, खुशियों के संसार तलाशने का अधिकार, तलाशने का अधिकार, खुशियों के संसार तलाशने का अधिकार प्रदान कर सके, प्रदान कर सके। लाइफ, लिबर्टी एंड नंबर 3, right to get happiness of world। ठीक है, ये तीनों अधिकार जो है, लाइफ, लिबर्टी और खुशियों के संसार तलाशने का अधिकार, इन तीनों को दिया है कौन? प्रकृति ने दिया है। यानी कि ये तीनों हमें मिला है कहां से? नेचर के द्वारा। ये हमें नेचर के द्वारा दिया गया है। किस रूप में?
नजराना है, ये धरती का नजराना है, गिफ्ट है, इसको कोई ले नहीं सकता। और इसके बाद आप देखोगे कि इस घोषणा के बाद अमेरिका और इंग्लैंड के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस घोषणा के बाद अमेरिका और इंग्लैंड के बीच स्वतंत्रता संघर्ष शुरू, और इसमें अमेरिका को फ्रांस, अमेरिका को हॉलैंड, अमेरिका को स्पेन, अमेरिका को डेनमार्क जैसे देशों ने सहायता की, जैसे देशों ने सहायता की। फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, डेनमार्क जैसे लोगों ने, देशों ने अमेरिका को सहायता की। इसके बाद क्या होता है कि 1783 में, इसके बाद 1783 में पेरिस में एक शांति समझौता होता है। पेरिस में शांति समझौता होता है 1783, और इस समझौता के तहत, इस समझौता के तहत इंग्लैंड अमेरिका को, इंग्लैंड अमेरिका को एक स्वतंत्र, इंग्लैंड अमेरिका को एक स्वतंत्र, संप्रभु राष्ट्र मान लेता है। अमेरिका को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र मान लेता है पेरिस के समझौते के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि अमेरिका में एक स्वतंत्र राष्ट्र का स्थापना होता है। ठीक है, और इस तरह से अमेरिका का यह संघर्ष समाप्त होता है। अब यहां पर 3 प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। उसमें पहला प्रश्न है, बच्चों ध्यान रखें, जहां हम 3 प्रश्न लेने जा रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि अमेरिकी क्रांति का प्रभाव क्या रहा, इसका क्या प्रभाव रहा। प्रभाव में सबसे पहला अमेरिका पर क्या प्रभाव रहा इसका। दूसरा, इसका यूरोप पर क्या प्रभाव रहा, इसका यूरोप पर क्या प्रभाव रहा। और तीसरा, इसका इंडिया पर क्या प्रभाव रहा, इसका इंडिया पर क्या प्रभाव रहा। इसके बाद हम आपको बताएंगे अमेरिकी संविधान के बारे में, अमेरिकी संविधान का कैसा प्रारूप है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अमेरिका में जो सिविल वॉर होता है, अमेरिका में गृह युद्ध, अमेरिका में सिविल वॉर। तो आइए सबसे पहले हम
प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं और फिर इसके बाद हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि अमेरिका में इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव है कि अमेरिका एक स्वतंत्र, एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। अमेरिका एक स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र बन गया। ये सबसे पहला इसका प्रभाव है अमेरिका। दूसरा, अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हुआ। अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हुआ। अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हुआ। तीसरा, अमेरिका में राज्यों का उत्तर और दक्षिण, अमेरिका में राज्यों का उत्तर और दक्षिण एक अमेरिकी संघ स्थापित हुआ। एक अमेरिकी संघ स्थापित हुआ। एक अमेरिकी संघ स्थापित हुआ। इसके बाद अमेरिका धार्मिक आधार पर, अमेरिका धार्मिक आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना। अमेरिका धार्मिक आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना। इसके बाद अमेरिका आर्थिक आधार पर पूंजीवादी राष्ट्र बना। अमेरिका आर्थिक आधार पर पूंजीवादी राष्ट्र बना। ठीक है, यानी कि अमेरिका में इस क्रांति के बाद कुछ अच्छा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा हुआ। अच्छा के साथ साथ कुछ बुरा भी हुआ। यानी जो अमेरिकी क्रांति है उसके द्वारा कुछ पॉजिटिव चीजों को लाया गया, तो साथ में कुछ नेगेटिव भी दिया गया। यानी इसका प्रभाव अच्छा तो रहा, लेकिन कहीं कहीं इसका प्रभाव बुरा भी रहा। जैसे यहां की जो महिलाएं हैं, जो अमेरिका के महिलाएं हैं, अमेरिका के जो दास थे और अमेरिका का जो मूल निवासी थे, इन तीनों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया।
इन तीनों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया। इन तीनों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया, यानी इनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। इनको राइट टू वोट नहीं मिला। इनको राइट टू वोट नहीं मिला। इसका मतलब है बच्चों कि इसका मतलब है कि रूसो जॉन लॉक जैसे विचारकों अनुपालन करने वाली अमेरिकी क्रांति सामाजिक प्लस सांस्कृतिक, सामाजिक प्लस सांस्कृतिक स्तर पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक साबित नहीं हुई। पूरी तरह से लोकतांत्रिक साबित नहीं हुई। पूरी तरह से लोकतांत्रिक साबित नहीं। मैंने कहा रूसो लॉक का दुहाई देने वाली क्रांति जब देने की बात आई तो अपने घर में कुछ लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया। अपने घर के कुछ लोगों को वह अधिकार नहीं दिया जो कि देना चाहिए था। ठीक। और यह अमेरिकी क्रांति के कमजोर पक्ष की ओर संकेत करता है। मैंने कहा कि यह अमेरिकी क्रांति के कमजोर पक्ष की ओर संकेत करता है। ध्यान देना। तो ये हुआ आपका कि अमेरिकी क्रांति ने अमेरिका को कैसे प्रभावित किया। अब आइए हम चलते हैं कि अमेरिकी क्रांति ने यूरोप को कैसे प्रभावित किया, यानी यूरोप के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे इस क्रांति ने इंग्लैंड को कैसे प्रभावित किया, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्रांति ने फ्रांस को कैसे प्रभावित किया। फ्रांस को कैसे प्रभावित किया। यहां का राजा था जॉर्ज तृतीय राजा था जब अमेरिका में क्रांति हुई थी, और वह क्या था, निरंकुश था। वह राजा निरंकुश था। लेकिन जब अमेरिका में क्रांति हुई और उस क्रांति में इंग्लैंड का हार हुआ, तो उस हार के बाद जो वहां का राजा था
उसका प्रभाव इंग्लैंड में घटने लगा। उसका प्रभाव इंग्लैंड में क्या होने लगा? उजाला घटने लगा। घटेगा क्योंकि पराजित हुआ ये, ठीक। और दूसरी ओर संसदीय धारा, दूसरी ओर संसदीय धारा के विकास के लिए उर्वर जमीन मिला। ठीक है ना? संसदीय धारा के विकास के लिए उर्वर जमीन मिला, वो मिलेगा ही। कारण जो मोनार्की है वह कमजोर हुआ। जब मोनार्की कमजोर होगा, राजतंत्र कमजोर होगा, तो संसद स्ट्रांग होगी, संसद मजबूत होगी। और इस काम में अमेरिकी क्रांति ने अपना योगदान दिया था। और मैं क्या देखता हूं, ये तो इंग्लैंड पर एक प्रभाव है। इंग्लैंड पर दूसरा प्रभाव क्या था? इंग्लैंड पर अमेरिकी क्रांति का जो दूसरा प्रभाव है वो यह है कि इंग्लैंड का आर्थिक क्षेत्र में जो वाणिज्यवादी नीति थी, आर्थिक क्षेत्र में जो वाणिज्यवादी नीति थी, वह भी धराशायी हो गई। वह भी धराशायी हो गई। इंग्लैंड का आर्थिक क्षेत्र में जो वाणिज्यवादी नीति था वह भी धराशायी हो गई, वह भी उसका विनाश हो गया। और उसके जगह पर इंग्लैंड में क्या आया? पूंजीवाद। और उसके जगह पर इंग्लैंड में पूंजीवाद को अब उर्वर जमीन प्राप्त होने लगा। उसके जगह पर इंग्लैंड में पूंजीवाद है ना, पूंजीवाद के लिए उर्वर जमीन पैदा होने लगा। अब देखिए इंग्लैंड पर और क्या प्रभाव पड़ा? इंग्लैंड पर और क्या प्रभाव पड़ा? इंग्लैंड पर और प्रभाव ये पड़ा, ये तीसरा पॉइंट है कि जब ये अमेरिका छीन गया, जब ये अमेरिका छीन गया तो यहां बचा कनाडा, यहां बचा कनाडा। ये तो साउथ अमेरिका है, ये यूरोप हो गया, और ये अफ्रीका हो गया। अफ्रीका में यहां पर क्या है? साउथ अफ्रीका हो गया, हो गया ना? अच्छा, यहां पर हो गया भारत, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया।
दिखाई दे रहा है, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ठीक है ना, ध्यान देना। कनाडा में क्या है, ये उनका व्हाइट कॉलोनी है, व्हाइट कॉलोनी है। साउथ अफ्रीका में भी क्या है, व्हाइट कॉलोनी है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, व्हाइट कॉलोनी है। इंडिया में क्या है, ब्लैक कॉलोनी है। उजाला समझ में बताते हैं। देखिए, ये अमेरिका का, ये इंग्लैंड का साम्राज्य है। अब देखो 1776 में क्या हुआ, इंग्लैंड के हाथ से अमेरिका निकल गया, ये निकल गया। जब ये निकल गया तो इंग्लैंड डर गया, निकल गया तो इंग्लैंड डर गया। इंग्लैंड को लगने लगा कि यदि हम अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं लाएंगे, यदि हम अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं लाएंगे तो मेरे हाथ से जो अदर कॉलोनीज है, जो अदर उपनिवेश है, वो भी निकल जाए। और इसलिए अमेरिका ने क्या किया, और इसलिए इंग्लैंड ने क्या किया कि जो अपना कॉलोनियल पॉलिसी है, अपना जो औपनिवेशिक नीतियां हैं, उसमें कुछ बदलाव किया। और बदलाव दो तरह से किया। जो व्हाइट है, जो श्वेत है, जो श्वेत उपनिवेश है, जो श्वेत उपनिवेश है, उनके लिए अलग, और जो अश्वेत है उनके लिए अलग। जो अश्वेत है उनके लिए अलग। आप समझिए ये श्वेत अश्वेत क्या होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि अमेरिका में जो लोग बसे थे वो सब अंग्रेज थे। अमेरिका में जो लोग बसे थे सब अंग्रेज थे। कनाडा में जो बसे थे सब अंग्रेज थे। साउथ अफ्रीका में जो बसे थे वो भी अंग्रेज थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जो बसे थे वो भी अंग्रेज थे। यानी इन देशों में जितने लोग बसे थे वे सब यूरोपीय थे। अलग बात है कि उनके ऊपर इंग्लैंड का शासन चलता था। जबकि इंडिया में जो लोग बसे थे वे अंग्रेज नहीं थे, वो हम थे। और हमारा राजा कौन था, अंग्रेज था। यहां क्या था, अमेरिका में राजा भी इंग्लैंड का है और प्रजा भी इंग्लैंड का है। कनाडा में राजा भी इंग्लैंड का है, प्रजा भी इंग्लैंड का है। इसके बाद साउथ अफ्रीका में राजा भी इंग्लैंड का है, प्रजा भी इंग्लैंड का है। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में प्रजा भी इंग्लैंड का है, राजा भी इंग्लैंड का है। इसलिए हमने कहा कि एक है श्वेत उपनिवेश, एक है अश्वेत उपनिवेश। तो श्वेत का मतलब जहां जहां अंग्रेज बसे हैं और वे लोग इंग्लैंड के अधीन हो गए। अश्वेत का मतलब जहां अंग्रेज बसे नहीं है, केवल वहां शासन चलाते हैं, जैसे भारत। अब समझ गई तू, समझ गई ना। अब तुम बताओ, यहां भी तो अंग्रेजी आए थे, यहां भी तो अंग्रेजी आए थे, है ना? ना, कलर तो कलर तो है ना। हाँ, अफ्रीकी ब्लैक होते हैं, लेकिन यहाँ शासन थोड़े था। यहाँ ऐसे सुनो, सबसे पहले क्या हुआ कि अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन था
अफ्रीका जो है स्वतंत्र हो गया, गोरों का शासन बना रहा। और तब नेल्सन मंडेला ने विरोध किया और तब जाकर के वहां गोरों का शासन समाप्त हुआ। अब वहां पर क्या शासन होता है, गोरा और काला दोनों शासन करते हैं। समझ गई? ठीक है। अब देखिए, अब इंग्लैंड का जो पॉलिसी है उसमें क्या बदलाव होता है? उसमें बदलाव ये होता है कि इंग्लैंड की जो सरकार है उसने कहा कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी जो होगी वह थोड़ा सा उदारवादी है, होगी। जहां जहां हमारा ब्रिटिश व्हाइट कॉलोनीज है वहां वहां हमारा जो पॉलिसी होगी वो क्या होगी, उदारवादी। यानी ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यहां पर हमारा जो पॉलिसी होगी उदारवादी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अंग्रेजों ने माना कि जो हमारा व्हाइट कॉलोनीज है, जो हमारा श्वेत उपनिवेश है, वहां पर लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका है। राजनीतिक चेतना का विकास वहां पर हो चुका है। वहां पर लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका है, विकास वहां पर हो चुका है। तो ऐसे में हम वहां रहने वाले लोगों को हम तंग नहीं करेंगे। हम अधिक तंग करेंगे तो अमेरिका जैसा हो सकता है, तो अमेरिका जैसा वहां विद्रोह हो सकता है और यह भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अब हम कुछ अपनी नीति को थोड़ा उदारवादी बना लेते हैं ताकि इनको लगना चाहिए कि हम इनको अधिकार दे रहे हैं, आपको हम शासन करने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारे अंडर में रहेंगे। इसके बाद यह तो ब्रिटिश सरकार की एक पॉलिसी हुई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जहां पर हमारा ब्लैक कॉलोनी है, जहां पर हमारा ब्लैक कॉलोनी बन रहा है इंडिया, तो इंडिया में हमारा जो पॉलिसी होगा वह उदारवादी नहीं होगा। इंडिया में हमारा पॉलिसी उदारवादी नहीं होगा, वह कठोर होगा। कारण इंडिया में अभी हम पूरी तरह से मजबूत नहीं, इंडिया में हम पूरी तरह से मजबूत नहीं। आप जोड़ लीजिए, क्रांति हुई है 1776 में और उस समय ये जो इंडिया है यहां पर केवल बंगाल उनके कब्जे में था। ये बंगाल में उनका अधिकार था, नंबर 1। कर्नाटक उनके अधिकार में आ चुका था, कर्नाटक भी ठीक है। कर्नाटक के बाद जो हैदराबाद का निजाम था, निजाम भी उनके प्रभाव में था। लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र अभी खाली था, ये पूरा कर्नाटक खाली था। अवध ठीक है, अवध जो है उनके अधिकार में था,
लेकिन ये पूरा पंजाब खाली था, ये पूरा राजस्थान खाली था, है। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो हमारी पॉलिसी होगी भारत के लिए वह कठोर होगी। वह क्या होगी? कठोर। क्योंकि भारत में हमें अपने क्या करना है? अभी साम्राज्य का विस्तार करना है। अभी भारत में हमें साम्राज्य का विस्तार करना है और साथ ही साथ अपने आप को भारत में क्या करना है? संगठित भी करना है। साथ में अपने आप को भारत में संगठित भी करना है। और यही कारण है कि आप देखोगे कि 1784 में क्या होता है? पीट्स इंडिया एक आता है। आता है ना? क्या 1784 में देखोगे कि ब्रिटिश सरकार ने पारित किया भारत में क्या? पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट को पारित किया कब? 1784। और इसके द्वारा देखोगे, मैंने पढ़ाया भी है, इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में स्थापित किया गया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें कुल मेंबर जो थे 6 थे। इसमें कुल मेंबर्स 6 थे और 6 मेंबर में 2 मेंबर जो है उनको लेना था ब्रिटिश कैबिनेट से लेना था। कहां से लेना था? ब्रिटिश कैबिनेट से लेना था। कितने? 2 मेंबर्स। यानी कि पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था पहले से था। अब 84 में क्या हो गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अलावे उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया ताकि भारत पर बेहतर ढंग से शासन किया जा सके। तो बच्चों, आपने देखा कि जो अमेरिकी क्रांति है उसमें इंग्लैंड को प्रभावित तो किया ही, भारत पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़े। आपने देखा ही, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि फ्रांस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए हम देखते हैं कि अमेरिकी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब जुलाई 1776 में अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ जब अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ तो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने अमेरिका को सहायता की। फ्रांस ने अमेरिका को क्या किया?
सहायता। यहां से फ्रांस से लफायत, लफायत क्या है? लफायत ये फ्रांस का एक सैन्य नेता है, यह फ्रांस का एक सैन्य नेता है, यानी मिलिट्री कमांडर है। इसके साथ फ्रांसीसी सेना को अमेरिका भेजा गया। इसके साथ फ्रांसीसी सेना को अमेरिका भेजा गया। कहां पर? अमेरिका भेजा गया। किसको? फ्रांसीसी सेना। लफायत अमेरिका आता है और अमेरिका के इस संग्राम में अमेरिकी लोगों को दिल खोलकर मेहनत, दिल खोलकर सहायता करता है, दिल खोलकर सहायता करता है। और इस तरह से अमेरिका को विजय प्राप्त होता है। यहां तक तो ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं, इसके बाद क्या होता है कि जब अमेरिका वहां तक स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है, जब अमेरिका में वहां स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है, तो यह फ्रांसीसी सेना, तो यह फ्रांसीसी सेना फ्रांस वापस आती है, फ्रांस वापस आती है। ध्यान दें, जब ये फ्रांस आते हैं, ये सैनिक जब फ्रांस आते हैं, तो फ्रांस के अंदर इनको कमियां ही कमियां नजर आए, तो फ्रांस के अंदर इनको कमियां ही कमियां नजर आए। और आता भी, जो सेना अमेरिका गई थी और वहां पर राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र स्थापित किया, जहां पर वाणिज्यवाद को हटाकर पूंजीवाद स्थापित किया। आप कल्पना कीजिए वो सेना फ्रांस के अंदर किस तरह से राजतंत्र को बर्दाश्त कर सकती थी। हम यहां से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका को लोकतंत्र देते हैं, अमेरिका को हम डेमोक्रेसी देते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम फ्रांस में भी चाहेंगे डेमोक्रेसी आ जाए। जबकि फ्रांस में क्या था? एक निरंकुश राजतंत्र था। तो सबसे पहला काम किया बच्चों कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस के लिए क्या किया? एक प्रेरणा का काम किया। उजाला क्या किया? एक प्रेरणा का काम किया। यानी कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया, यानी कि प्रेरणा का स्रोत बन गया, आदर्श बन गया कि हमें भी फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ये काम दूसरे देश के लिए कर सकते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? ये सबसे पहला कारण प्रभाव है। दूसरा प्रभाव ये रहा बच्चों कि
अमेरिकी संघर्ष में जो सेना फ्रांस से गई थी, जो सेना फ्रांस से गई थी, उसके लिए फ्रांस को काफी धन खर्च करना पड़ेगा ना मुझे। उसके लिए फ्रांस को काफी धन खर्च करना पड़ा था। भाई सेना आपकी गई है वहां पर और आप दूसरे व्यक्ति को सहायता देने के लिए गए हैं, तो बट नेचुरल है कि उससे कुछ नहीं मांगेंगे। आप किसी को हेल्प देने गए हैं तो आप मांग करेंगे? आप नहीं मांग करेंगे, क्योंकि आप सहायता करने के लिए गए हैं। जब आपने सेना भेजा है तो सेना को हथियार देंगे, खाने का रसद देंगे, कपड़ा देंगे, रहने का व्यवस्था करेंगे, है ना। यानी कि इस वार में जो सेना गई थी उसके लिए आपको नुकसान सहना पड़ा। अच्छी बात है, चलो भाई आपने सहायता की। अब क्या हुआ? 1789 जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसके पहले से ही जो फ्रांस था उसका वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी। 1789 से पहले से ही फ्रांस का जो वित्तीय अवस्था है वो कमजोर हो, काफी जर्जर हो चुका है। यहां तक कि हमें इतिहासकारों के द्वारा सूचना प्राप्त होता है कि फ्रांस का जो राजकोष है वह खाली होने लगा, वह खाली होने लगा। यहां तक हमें सूचना प्राप्त होता है कि फ्रांस अब धीरे धीरे दिवालिया होते जा रहा है, दिवालिया हो चुका। फ्रांस अब दिवालिया भी हो चुका। ऐसे में जो यह अमेरिकी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, इसमें जो पैसा खर्च हुआ उसने क्या किया कि फ्रांस के राजकोष पर ऊपर से और भार दे दिया, ऊपर से और भार दे दिया। उजाला समझ रही हो ना? एक तो पहले से तुम्हारा स्थिति बहुत कमजोर है और उसी में तुम वार कर दी तो यहां जो पैसा खर्च हुआ वो फिर आकर के यहां जुड़ गया। समझ रही हो बात? और जिसका परिणाम हुआ बच्चों कि फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 16। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय राजा कौन था? लुई 16वां था, लुई 16 था। उसने क्या किया कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कि भाई राजकोष रिक्त होते जा रहा है, उसने क्या किया कि एक प्रस्ताव पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया कि जो फ्रांस का मध्य वर्ग है, जो फ्रांस में सामान्य जो लोग हैं, फ्रांस में जो सामान्य लोग हैं जैसे किसान हो गया, जैसे मजदूर हो गया, उनके ऊपर कर लगाया जाए, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। और जैसे ही लुई 16 ने इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के अंदर
वहां की संसद का, जिसको हम कहते हैं स्टेट्स जनरल कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेट्स जनरल। ये फ्रांस का संसद है, स्टेट्स जनरल। जैसे इसका मीटिंग बुलाया, क्रांति शुरू हो गई, क्रांति शुरू हो गई। लोगों ने विरोध किया कि हम आपको एक पैसा टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि टैक्स उसको दिया जाता है जो टैक्स लेकर के सुविधा देता है। तुम तो केवल टैक्स लेते हो, सुविधा देते नहीं, तो तुम्हें टैक्स लेने का अधिकार नहीं। यानी यह क्रांति फ्रांस के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। और जहां तक भारत की बात है, उसके बारे में हमने अभी आपको बताया। तो बच्चों, ये आपका रहा है कि अमेरिकी क्रांति ने विश्व पर क्या प्रभाव छोड़ा। ठीक है, तो आइए आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखिए इस टॉपिक से संबंधित। अब हम कुछ सवाल बोलने जा रहे हैं, उसको नोट कीजिए आप। इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, आराम से लिख सकते हो। लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन, पहला लिखिए। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक बगावत, अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक बगावत, यानी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मर्केंटाइल पॉलिसी। American Revolution was a revolt against the British mercantile policy। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा लिखिए, दूसरा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट रिप्रेजेंटेशन। टिप्पणी कीजिए, कमेंट, ठीक है ना। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। टिप्पणी कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा, उपनिवेश एक पके हुए फल की तरह होते हैं। एक पके हुए
फल की तरह होते हैं। उपनिवेश एक पके हुए फल की तरह होते हैं। उपनिवेश एक पके हुए फल की तरह होते हैं तथा पेड़ के डाल से तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वे पक ना जाए, टिप्पणी कीजिए। उजाला देखो प्रश्न, टिप्पणी कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक वयस्क उपनिवेश में एक वयस्क उपनिवेश में अमेरिका जैसा क्रांति होना, अपेक्षित तथा अपरिहार्य था। ठीक है, पहले से तुम लिखा है क्या? लिख रही हो? नेक्स्ट, अगला लिखिए। अगला आप कहां तक सहमत हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया को और त्वरित कर दिया अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन। अमेरिकी क्रांति ने न केवल अमेरिका को बल्कि यूरोप और विश्व को भी
यूरोप और विश्व को भी बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। नेक्स्ट, आप कहां तक सहमत हैं? आप कहां तक सहमत हैं कि अमेरिकी क्रांति एक क्रांति के साथ ही साथ एक आंदोलन भी थी? अमेरिकी क्रांति एक क्रांति के साथ ही साथ एक आंदोलन भी थी। ये आपका सारा क्वेश्चन है। सारे प्रश्नों को लिखना, ठीक है ना। लिखने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि तुम पूरा नहीं लिख पाती हो तो कम से कम इसमें से एक दो लिखो पूरा और बाकी का फ्रेम बना लो और फ्रेम मुझे दिखा दो, उससे पता चल जाएगा कि तुम क्या लिखो। ये भी तरीका होता है, ठीक है। नहीं, इसका मतलब हुआ जैसे हम कहते हैं कि उपनिवेश एक फल की तरह होते हैं। इसका मतलब है कि मान लो ये कोई पेड़ है, ट्री है, राइट। मान लो ये मैंगो ट्री है, यहां पर आम जो है लगे हुए हैं, ठीक। अब ये कहता है कि जब तक ये कच्चे हैं तब तक ये पेड़ से चिपके हैं डाल से। जब ये पक गए तो ये क्या करते हैं, उस डाल को छोड़ देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब तक अमेरिका राष्ट्र नहीं बना था तब तक इंग्लैंड से चिपका था। जब राष्ट्र बन गया अब कहा अब छोड़ो मुझे, नीचे गिर गया। समझ गई? तो इस प्रश्न में क्या बताओगी कि अमेरिका राष्ट्र कैसे बनता है, यानी वहां का भूगोल, समाज, धर्म, राजनीति सब बताओगे, ध्यान देना, ठीक है ना। अब फिर बताओगे कि जब अमेरिका राष्ट्र बन गया तो उसने अधिकार बनना, जब अधिकार नहीं मिला तो फिर वो आरब नहीं पड़ेगा। इससे तुम्हारा आंसर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें उतना डिटेल से देना है, ठीक है ना। अब हम अगला लेते हैं बच्चों। मेरा अगला जो टॉपिक होगा, जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका में संविधान कैसे बनता है, यानी अमेरिकी संविधान पर थोड़ा सा हम चर्चा करें। अमेरिकी संविधान पर हम थोड़ा चर्चा करें, ध्यान दें बच्चों। आप देखोगे कि जो अमेरिका का संविधान है इसका मूल उद्देश्य था कि अमेरिकी लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता, समानता प्रदान किया, ठीक है। अमेरिका में संविधान बना, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो अमेरिका के लोग हैं वहां के लोगों को हम क्या दें, लिबर्टी दें और वहां हम समानता स्थापित करें।
ये उनका उद्देश्य था। यानी जो अमेरिका की संविधान है, उस संविधान में जो अमेरिकी निर्माता है, जो अमेरिकी संविधान के निर्माता है, उन्होंने पुनर्जागरण, उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन, उन्होंने प्रबोधन, इन तीनों घटनाओं के चेतना को लेकर के इस संविधान में डाल दिया। अमेरिकी वासियों ने प्रबोधन, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, इन तीनों के चेतनाओं को लेकर, तीनों की जो चेतना थी उसको लेकर के और अमेरिका के नवनिर्मित संविधान में उसका समावेश कर दिया, उसको डाल दिया, ताकि जो हमारा मूल लक्ष्य है क्या, कि अमेरिकी वासियों को हम स्वतंत्र कैसे करें, उनको विकास का हम एक समान अवसर कैसे, उनके रास्ते में जो अवरोध हो सकते हैं उसको हम कैसे मिटाएं, उनका उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक संविधान का निर्माण भी किया। तो आइए हम देखते हैं कि अब उनका संविधान कैसा है। आपको ध्यान रखना होगा कि अमेरिका में पहली बार एक लिखित और एक कठोर संविधान को स्वीकार किया। अमेरिका में पहली बार लिखित और कठोर संविधान को स्वीकार किया गया, यानी यह रिटर्न था और यह रिजिड था, यानी बार बार इसमें बदलाव संभव नहीं था। अब ध्यान रखें, इस अमेरिकी संविधान में अमेरिकी वासियों ने मानव को स्वतंत्र करने के लिए रूसों से उसका डेमोक्रेसी लिया, रूसों से उसका डेमोक्रेसी लिया। लेकिन उस डेमोक्रेसी के साथ अमेरिकी वासियों ने जॉन लॉक और मोंटेस्क्यू, इन दोनों को भी जोड़ दिया। उस संविधान, उस डेमोक्रेसी में, उस रूसों के लोकतंत्र में अमेरिकी वासियों ने मोंटेस्क्यू को भी जोड़ दिया और जॉन लॉक को भी जोड़ दिया, ताकि यह लोकतंत्र तनाशाह न बन जाए, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके अलावा इस संविधान में हम देखते हैं कि कार्यपालिका के लिए
यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू किया गया। अमेरिकी संविधान में कार्यपालिका के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू किया गया, जिसको हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन, जिसको हिंदी में कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को बांधने के लिए एक मजबूत संसदीय परंपरा का भी सहारा लिया। राष्ट्रपति को बांधने के लिए एक मजबूत संसदीय परंपरा का भी सहारा लिया। अभी आप देखोगे कि बाइडेन से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से पहले ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करते थे। और जब ट्रंप बदमाशी करने लगे, गलत काम करने लगे, तो अमेरिका की सीनेट ने उनको हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया। यानी अमेरिकी लोगों ने राष्ट्रपति पर नकेल लगाने के लिए, उनको बांधने के लिए, उनको अंकुश लगाने के लिए संसदीय परंपरा का भी सहारा लिया। इसके अलावा आप देखोगे कि इस संविधान में देखो विधायी परिषद और कार्यपालिका, इन दोनों पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी व्यवस्था किया। एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान किया। जैसा कि आपने अभी देखा था कि ट्रंप के मामले को न्यायपालिका ने भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया था। किया था ना जी, खारिज किया। इसके अलावा इस संविधान में देखोगे कि अमेरिकी वासियों को कुछ मौलिक अधिकार भी सौंपा गया, मौलिक अधिकार भी दिया गया, कुछ मौलिक अधिकार भी दिया गया। और कहा गया कि यदि सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो सरकार न्यायालय के पास जा सकती है ना, न्यायालय का शरण ले सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी संविधान में आप देखोगे और भी कई प्रावधान किए गए। उनमें से अमेरिका में संघीय व्यवस्था बना अमेरिका, ठीक, जिसमें केंद्र भी है और अमेरिकी राज्य भी है। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया और अमेरिका में धार्मिक आधार पर धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया, धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया, धार्मिक आधार पर धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया। तो सब मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वह अपने आप में एक आधुनिक संविधान है, बुद्धिवादी है, समतावादी भी है
और उसमें प्रबोधन की चेतना भी है, पुनर्जागरण का चेतना भी है, और वह संविधान पूरे विश्व के लिए आदर्श बन। ठीक है, तो आप यहां क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखिए। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने, अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने, अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने अपने संविधान में, अपने संविधान में रूसों को स्थान तो दिया, रूसों को स्थान तो दिया, रूसों को स्थान तो दिया, लेकिन लॉक तथा मॉन्टेस्क्यू को छोड़ा, लॉक मॉन्टेस्क्यू को भी छोड़ा, लॉक तथा मॉन्टेस्क्यू को भी छोड़ा नहीं। रूसों को स्थान तो दिया, लेकिन लॉक तथा मॉन्टेस्क्यू को भी छोड़ा। इस कथन पर विचार कीजिए। अब आइए, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगला हम टॉपिक लेते हैं अमेरिका में गृह युद्ध, गृह युद्ध, अमेरिका में गृह युद्ध। यानी सिविल वॉर इन अमेरिका, इन अमेरिका। देखो बच्चों, ये अमेरिका है, यूएसए हो गए, तो सिविल वॉर होता है वह यूएसए के उत्तरी और दक्षिणी भागों में होता है। जो वार होता है वह, जो वार होता है वह आप देखोगे कि नॉर्थ यूएस और साउथ यूएस के बीच होता है, सिविल वार होता है। अब यहां पर प्रश्न ये है कि वार क्यों होता है, वार कब होता है, और इसका समाधान कैसे होता है। 1860 में सबसे पहला पॉइंट है, 1860 में अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है, अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका प्रत्याशी अब्राहम लिंकन, लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। जो अमेरिका में दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, तो ये अब्राहम लिंकन जो है वह
रिपब्लिकन पार्टी का प्रत्याशी। जब लिंकन राष्ट्रपति बनते हैं उसी समय यह सिविल वार शुरू हो जाता है, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था अमेरिका में राष्ट्रपति का, तो लिंकन ने कहा था कि जब हम राष्ट्रपति बनेंगे, यदि हम राष्ट्रपति बन गए तो अमेरिका से जो दास प्रथा है उसको समाप्त करो, अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त कर देंगे, इन्होंने कहा था। जब राष्ट्रपति बन गए तो ऐसे लोग जो दास प्रथा के समर्थक थे, अब उनको लगा कि लिंकन तो राष्ट्रपति बन गया, अब दास प्रथा को समाप्त कर देगा। उसी समय से सिविल वार की शुरुआत हुई। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच, नॉर्थ यूएस और साउथ यूएस के बीच। अब यहां पर जो मूल प्रश्न है ये है कि अमेरिका में जो सिविल वार हुआ उसके क्या क्या कारण थे, उसके क्या क्या कारण थे जिसके वजह से दोनों अमेरिका आपस में लड़ गए, एक ही घर दो भाग में बट गया। उसका पहला कारण था बच्चों, ध्यान देना, उसका पहला कारण था कि शुरू से जो नॉर्थ यूएसए है वह कहता था कि अमेरिका में जो संघ बनना चाहिए वह मजबूत बनना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, मजबूत संघ होना चाहिए। जो साउथ अमेरिका है, जो साउथ यूएसए है, वह कहता था कि नहीं, यह ढीला ढाला होना चाहिए, यह कमजोर होना चाहिए, मतलब बहुत कमजोर भी नहीं, यह ढीला ढाला होना चाहिए, यह मजबूत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, सिविल वार का पहला कारण तो यही था। सिविल वार का पहला कारण था कि प्रारंभ से ही, शुरुआती दौर से ही जो नॉर्थ यूएसए है और जो साउथ यूएसए है, दोनों में आपस में मतभेद था। नॉर्थ यूएसए कहता था कि संघ मजबूत हो, और जो साउथ यूएसए है वो कहता था कि संघ ढीला ढाला होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बच्चों कि जो नॉर्थ यूएसए है यहां पहले से दास प्रथा समाप्त हो चुका है, यहां पहले से दास प्रथा, ध्यान दें, जो नॉर्थ यूएसए है, जो नॉर्थ यूएसए है, यहां पहले से ही दास प्रथा को एक तरह से प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, यहां दास प्रथा को प्रोत्साहन नहीं। नॉर्थ यूएसए में दास प्रथा को प्रोत्साहन नहीं था, जबकि जो साउथ यूएसए है यहां पर दास प्रथा को प्रोत्साहन, दास प्रथा को प्रोत्साहन था। कहां पर? साउथ यूएसए। अब देखो, अब यहां प्रश्न ये कि अमेरिका एक है, अमेरिका एक है, चाहे नॉर्थ यूएसए हो चाहे साउथ यूएसए, अमेरिका एक है, चाहे नॉर्थ यूएसए हो चाहे साउथ यूएसए।
लेकिन दोनों के अलग अलग मत का क्यों है, दोनों के अलग अलग विचार क्यों है? यानी जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ यूएसए है, वो दास प्रथा का समर्थन नहीं कर रहा है, वो कहता है इसे हटाओ। जो साउथ यूएसए है वो कहता है रखो। इसके पीछे मुख्य कारण था बच्चों, मैंने पहले बताया था कि जो नॉर्थ यूएसए है यहां पर इंडस्ट्री का काफी डेवलपमेंट था, यहां पर उद्योग काफी विकसित है, यहां का जो इकोनॉमी है नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ यूएसए का, वह उद्योग पर आधारित है। क्या है? उद्योग पर आधारित है, वह उद्योग पर आधारित है। क्या है? उद्योग पर आधारित है। हाँ, और इसलिए यहां चाहिए क्या? यहां चाहिए सस्ता लेबर चाहिए। यहां चाहिए सस्ता लेबर, और सस्ता लेबर तब मिलेगा ना जब दास को फ्री कर दिया जाए। भाई जो दास होते हैं वो बंधुआ होते हैं। दास का मतलब होता है बंधुआ, वो एनिमल है, वो आपको छोड़ नहीं सकता, कारण उसके पास लिबर्टी है। वो बेचारा अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, वह केवल मालिक के बारे में सोचता है। तो जब तक इन दासों को छोड़ोगे नहीं, जब तक इनको स्वतंत्र नहीं करोगे, तब तक ये फ्री लेबर नहीं बनेंगे, और जब तक ये फ्री लेबर नहीं बनेंगे तब तक उत्तरी अमेरिका का जो इंडस्ट्री है उसमें इनका भूमिका नहीं होगी। उजाला समझ रहे हो ना? इसलिए जो नॉर्थ अमेरिका, आई मीन जो यूएसए है, उसका नॉर्थ में ये लोग कह रहे थे कि आप दास प्रथा को समाप्त कीजिए, क्योंकि उनके मन में चल रहा था कि दास जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमें आराम से लेबर मिल जाएगा, कारण फ्री हो जाएंगे, जहां इच्छा वहां जाएंगे हम। अब जो साउथ यूएसए है, यहां का जो इकोनॉमी है वह कृषि पर आधारित है, वह कृषि पर क्या था, और यहां पर मैंने कहा था कपास, यहां पर तंबाकू, के साथ ही साथ अनाजों का भी उत्पादन होता था, अनाजों का भी उत्पादन होता था, और जिसके कारण इस अमेरिका में बड़े बड़े बागानी बागानी कृषि का विकास हो रहा है, बड़े बड़े बागानी कृषि का विकास हो रहा है। अब सोचो बच्चों, आप देखो कि यदि आपके पास कृषि का ज्ञान होगा तो आप देखोगे कि खेती में साल भर, खेती में लगभग 7-8 महीना आपको हमेशा लेबर की आवश्यकता पड़ती। जैसे मान लो गन्ना आपने बो दिया, गन्ना की खेती कर दिया जो अमेरिका में होता था, गन्ना शुगर। अब पता लगा इस गन्ना की रोपाई से लेकर इसकी कटाई तक लगभग 11 महीना का समय लगता है ना? तो 11 महीना आपको लेबर चाहिए, और यदि ये लेबर स्वतंत्र हो जाएगा या मोबाइल हो जाएगा तो पता लगा कि आज इलाहाबाद के अगर भाग के दिल्ली भाग जाए तो भैया हम कहां से लाएंगे लेबर? तो नॉर्थ अमेरिका का जो साउथ भाग है उसने कहा कि नहीं, आप दास प्रथा समाप्त नहीं कर सकते, कारण उसको लगता था कि दास स्वतंत्र हो जाएगा तो फिर हमें लेबर नहीं मिलेगा। मामला यहां था।
दो कारण हो गए। बस 2 मिनट का समय दीजिए, इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद इसका तीसरा कारण था बच्चों, इसका तीसरा कारण था कि दोनों अमेरिका के बीच में इस बात पर भी मतभेद था, इस बात पर भी मतभेद था कि जब कोई नया क्षेत्र अमेरिका में प्रवेश करता है, जब कोई नया क्षेत्र अमेरिका में प्रवेश करता है, जैसे आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये पश्चिम हुआ, ये पूरब हुआ, ये अमेरिका का पश्चिम, ये पूरब। तो अमेरिका का पश्चिम में विस्तार हो रहा था, अमेरिका का पश्चिम में क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। तो दोनों अमेरिका के बीच इस बात पर भी मतभेद था उजाला कि जब कोई नया क्षेत्र अमेरिका में आएगा तो वह दास मुक्त होगा या दास मुक्त होगा। समझ गए? जब कोई नया क्षेत्र, जो पहले से है तो है, जब कोई नया राज्य आता है तो वहां दास युक्त होगा या दास। इस बात से भी उनको परेशानी थी, कारण कि एक तो दास युक्त होगा तो लेबर मिलेगा, और दूसरी बात कि हमारा राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी, संख्या अधिक होगी। बात समझिए बात। इन्हीं बातों को लेकर के अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया, और इसके बाद लाखों की संख्या में लोग मारे गए इस सिविल वॉर में। इसके बाद बच्चों 1863 की बात है, 1863 की बात है कि अब्राहम लिंकन ने घोषणा कर दिया। 1863 में अब्राहम लिंकन ने घोषणा कर दिया कि हम अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त कर रहे हैं, हम अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त कर रहे हैं। बस 2 मिनट। अब देखो, जब यह घोषणा को अमेरिका के काले, अमेरिका के भूखे नंगे दासों ने सुना कि अरे अरे हम तो आजाद हो गए, राष्ट्रपति ने हमें आजाद कर दिया। और क्या सुने, अब्राहम लिंकन ने कहा कि अमेरिका में जितने दास हैं वे चाहें तो अमेरिका के सेना में भर्ती हो सकते हैं, और लोग डबल बेनिफिट, ये डबल तोहफा। एक तो भूखे नंगे दास आजाद हो गए, और दूसरी बात नौकरी मिल रही है उनको। 10 से 15 घंटे के अंदर बच्चों 1.5 लाख की फौज खड़ी हो गई। सोचो, 1.5 लाख की फौज खड़ी हो गई 10 से 15 घंटों के अंदर। अब क्या हुआ कि अमेरिका का जो नॉर्थ है उसका पलड़ा भारी होने लगा, कारण कि सेना काफी मजबूत हो गई। और इसके बाद इस सिविल वॉर में अमेरिका का दक्षिणी भाग का हार हुआ, दक्षिणी भाग का। और फिर 1864 में अब्राहम लिंकन दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, दूसरी बार। लेकिन 1865 में उनका हत्या कर दिया, 1865 में उनका हत्या कर दिया। इसके बाद भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति अगला हुआ, उनके द्वारा जारी किया गया, ये हुआ 14वां और ये रहा 15वां। ध्यान देना बच्चों, अमेरिका के संविधान में 14वां और 15वां संशोधन लाया गया। क्या लाया गया?
14वां और 15वां संशोधन है, जिसमें कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति, मुनमुन बस 1 मिनट, ऐसा कोई व्यक्ति जो काला हो या गोरा हो, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है या जिसका लालन पालन अमेरिका में हुआ है, उसको अमेरिकी नागरिक माना जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका में सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। और बच्चों, अंतिम पॉइंट है कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति ओबामा बनते हैं तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने शपथ ग्रहण में कहा था कि यदि सिविल वॉर अमेरिका में नहीं होता तो आज मैं राष्ट्रपति यहां का नहीं बनता, क्योंकि कोई भी काला व्यक्ति अमेरिका के बड़े पदों पर नहीं जा सकता था। एंड दिस इज द एंड ऑफ माय सर्विस टुडे। और आज मेरा सेवा समाप्त हुआ। और सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी हम आपको देते हैं, लिखवाते हैं, उसको ध्यान से लिखिए और उन प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लगातार अभ्यास करेंगे तभी जाकर के आप सफलता के नजदीक जाएंगे। थैंक यू।